दोस्तों, यूनियन बजट 2025-26 लागू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय को लेकर यहाँ पर काफी सारी घोषणाएं कर दी गई हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर बजट को पेश किया है, तो उससे ये लगता है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार के भी यहाँ पर हिस्से हो चुके हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में इसको बांट दिया गया है। आज बात करेंगे, लेकिन इन सब चीजों से ये राहत मिल पाएगी कि मध्यम वर्गीय परिवार को अब मध्यम वर्गीय जो सैलरी भोगी है उनको अब राहत मिल पाएगी। जहां भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा यहाँ पर जो लोग होते हैं वो या तो सर्विस क्लास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत या पीएसयू के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम करते हैं, सैलरी मिलती है, तो सैलरी में यहाँ पर इनकम टैक्स पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार से यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में किस प्रकार से यहाँ इनकम टैक्स को दिखाया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ सैलरी भोगियों के लिए होगा, यानी कि जो सैलरी लेते हैं, जो यहाँ पर महीने की सैलरी लेते हैं या सालाना पैकेज के रूप में लेते हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पर इनकम टैक्स पड़ेगा। जहां यह बताया जा रहा है कि 12 लाख पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। यह केवल और केवल सैलरी भोगी के लिए होगा, यह पेंशन भोगियों के लिए नहीं होगा। पेंशन भोगियों के लिए अलग से होगा। एक बात फिर सुने कि यह प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले या गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू के अंदर काम करने वाले सैलरी भोगियों के लिए किस प्रकार से इनकम टैक्स में आप रिबेट पा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश ही नहीं, अभी तो यहाँ पर विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाम बताना भूल गया, मेरा नाम हीरा परिहार है। तो आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करते हैं। माफ करना, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है, सिंपल सा बोर्ड है भाई, इतना बड़ा बजट नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है इसमें लाइट पड़ रही है, उसके लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ करना। नोट यह है, योर सैलरी पर्सन, PERS मतलब होता है पर्सन्स के लिए है, जिसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हिंदी में इसको बोला जाता है मानक कटौती, और छूट यानी कि हम इसको एक प्रकार से छूट कह सकते हैं। तो 12 लाख पर जो है यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है सरकार के द्वारा, लेकिन 12 लाख पर यहाँ पर 75,000 का डिडक्शन दिया गया है, यानी कि 12 लाख पर 75,000 का आपको छूट मिल रहा है। इस बातों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इनकम टैक्स के स्लैब को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि 75,000 का क्या हिसाब किताब है। तो 12,75,000 से 1 रुपया, अब समझ में आ गया है कि यहाँ पर मैंने लिखा है 12,75,000 से 1 रुपया ज्यादा होने पर भी सीधे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम पर टैक्स लगेगा। तो अगर 12,75,000 रुपए से 1 रुपये ज्यादा भी अगर आपके एनुअली इनकम हो जाती है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो ग्रुप सी कर्मचारी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ग्रुप डी ग्रुप सी कर्मचारियों को तो इनकम टैक्स स्लैब में आएंगे ही नहीं किसी हिसाब से। किसी की अगर 50,000 सैलरी है तो 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए होते हैं। 8 लाख रुपए फिर भी सैलरी होती तो 12 96,000 9,60,000 होती है। और बाकी जो आप उनका पीएफ कटता है, वल्ला पल्ला कटता है, उससे भी आपका इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है। तो तमाम तरीके को होते हैं। या आपके जो है डिफेंस फोर्सेस के अंतर्गत होते हैं, आप जब फील्ड में जाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, जब आप रिस्क एरिया में जाते हैं, तो रिस्क एरिया में भी इनकम टैक्स का रिबेट पाया जा सकता है। वही फौजी बनते हैं, जो आर्मी पर्सन हैं, डिफेंस ऑफिसर्स हैं, यानी कि फौज के अंदर ऑफिसर्स की बात हो रही है। अगर कोई जवान और जेसीओ भी है, फील्ड एरिया में जाता है, तो उसको इनकम टैक्स पड़ सकता है। किस हिसाब से, अगर 40,000 रुपए अगर उसकी यहाँ पर उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं 40,000 रुपए, और सैलरी लगा लो 90,000, 1 लाख तो 12 लाख, तो कुछ हिसाब से उनके पढ़ने के आसार हो सकते हैं, खासतौर पे जूनियर कमीशन ऑफिसर से या सार्जेंट एयरफोर्स के अंतर्गत। तो इनका आप समझ सकते हैं उनको, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के दायरे में वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन हैं कि वो इनकम टैक्स में रिबेट पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे, यहाँ पर सीधे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम पर टैक्स लगेगा, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं नो टीडीएस, लेकिन टीडीएस नहीं लगेगा किस पर,
टीडीएस नहीं लगेगा। जो नया रूल है, सीनियर सिटीजन पर इंटरेस्ट अप टू 1 लाख रुपए, पहले कितना था 50,000 था, तो 50,000 था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया 50,000 और बढ़ा के इसको 1 लाख रुपए कर दिया। वही रेंट की बात करते हैं, जो किराए लगे, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़े कर दी, जिन्होंने अपनी मकान खड़े कर दिए है नहीं, तो अप टू 6 लाख रुपए पर एनम कर दिया। अपडेटेड आईटीआर फिलिंग की समय सीमा बढ़ाकर पहले 2 साल हुआ करती थी, 2 साल बढ़ाकर इसको 4 साल कर दिया गया है। यानी कि 2 साल तक आप इनकम टैक्स में जो है आप जब आपका फॉर्म 16 मिलता है, यानी कि फॉर्म 16 जब लास्ट में आपका फॉर्म 16 होता है सालाना का निकलता है, जब पे स्लिप मिलती है, पे स्लिप के बाद सालाना का फॉर्म 16 निकलता है, तो फॉर्म 16 में जितना भी डेटा होता है पूरा डेटा आ जाता है। तो आप उसके बाद इनकम टैक्स के लिए आप फिलअप करते हैं, आईटीआर फिलिंग करते हैं, तो आईटीआर फिलिंग उस हिसाब से आपको छूट प्रदान की जाती है, तो फिर उसका आपका पैसा रिटर्न होके आता है। तो अब उसकी पहले क्या थी 2 साल समय सीमा थी, लेकिन उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया सीधे सीधे 4 साल कर दिया गया है। यह बहुत एक खुशी की बात है, इन बातों को समझना है, ठीक है ना दोस्तों। अब बढ़ेंगे सीधे कैलकुलेशन की ओर कि आखिर 12,75,000 का क्या सिस्टम हो और किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। वे लोग जो ग्रुप ए अधिकारी हैं या ग्रुप बी अधिकारी हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जिनकी 12 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आय हो रही है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, धैर्य रख के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सीधे। ये कान में वो लगा रखा हरा घास, ये बसंत पंचमी का त्योहार है, आपको भी बधाई त्योहार की। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। इनकम टैक्स स्लैब जो है यहाँ पर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 0 से 4 लाख तक 0% है, और 4 लाख से लेकर 8 लाख तक 5% है, और 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से लेकर 20 लाख तक 20%, और 20 लाख से लेकर 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ज्यादा होने पर सीधे जो है यहाँ पर 30% की बात हो रही है। अब यहीं पर जो बोला था कि यहाँ पर 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर बोला गया है कि यहाँ पर 75,000 की आपको इसमें छूट मिलेगी। फिर बोला कि 12,75,000 रुपए से 1 रुपए ज्यादा होने पर इनकम टैक्स पड़ेगा, तो वही चीज को यहाँ पर 12,75,000 जिसमें 75,000 की आपको छूट मिल रही है, उसका कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि 12,75,000 रुपए से 1 रुपए भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो सीधे इनकम टैक्स पड़ेगा, डंके की चोट पर पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी आपको छूट पाने के कई अलग के तरीके होते हैं और छूट आप पा सकते हैं दिखा के। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरे दोस्तों, अब इसकी कैलकुलेशन को समझने की करेंगे कि इसके स्लैब को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर। तो मेरे दोस्तों अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से होगा टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब 2025-26 में मेरी सालाना आय 15 लाख रुपए, मेरे को यहाँ पर सालाना 15 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मेरी इनकम 15 लाख रुपए बनती है। मैं ग्रुप बी अधिकारी हूँ, मैं ग्रुप ए अधिकारी हूँ, तो इस प्रकार से मेरी इतनी सैलरी बनती है गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है ना। और वही प्राइवेट सैलरी की बात करें, प्राइवेट सर्विस में भी आपकी 15 लाख रुपए सालाना अगर आय बनती है, तो इस प्रकार से आपका टैक्स डिडक्शन होगा। किस प्रकार से 0 से 4 लाख तक, आप पीछे थोड़ा सा वीडियो और घुमाए कुछ मिनट पहले, तो आपको मैंने स्लैब दिखा रखे हैं, उसमें इनकम टैक्स के स्लैब जो 2025-26 के हैं, तो 4 लाख से 0 से लेकर 4 लाख तक 0% है, ठीक है ना। माफ करना है, घास ये निकल रहा है, बसंत पंचमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, तो 4 लाख का देखो 8 में से 4 गया 4, 8 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख का 5% स्लैब में है, इतना 20,000 निकल गया। और 8 लाख से 12 लाख का कितना डिफरेंस है, 4 लाख का डिफरेंस है, तो 4 लाख का 10% निकालेंगे, 4 लाख का 10% 40,000 हो गया। अब यहाँ पर 12 लाख से 16 लाख तक 15% जो है आपसे डिडक्शन किया जाएगा स्लैब वाइज, और 15 लाख से अब यहाँ पर क्या है 15 लाख रुपए हमारी सालाना आय। यहाँ पर दिया है 12 लाख से 16 लाख, यहाँ पर देखो 12 लाख से 16 लाख दिया है, लेकिन हमारी सालाना आय है 15 लाख, ठीक है ना। अब हम 12 लाख से 16 लाख तक नहीं लेंगे, अब 12 से लेके 15 लाख तक हम 15% हमको टैक्स डिडक्शन लगेगा, ठीक है ना। कितना डिफरेंस आया, 15 में से 12 घटा कितना, 3 लाख का डिफरेंस आ गया, 3 लाख का डिफरेंस हो रहा है। तो 3 लाख में भी अब बोला ना 75,000 की छूट मिलेगी, 75,000 का टैक्स का डिडक्शन मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, सॉरी। तो आपको छूट मिल रही है, मानक कटौती जो है वहां पर कितनी है 75,000 रुपए की हमको छूट मिल रही है। तो 75,000 हमसे 3 लाख में से, इसमें देखो इसका डिफरेंस 3 लाख है, 3 लाख में से 75,000 को आपने माइनस करना है। 75,000 माइनस करेंगे तो 2,25,000 बन रहा है, और इस प्रकार 2,25,000 का 15% निकालेंगे अब हम,
कितना निकालेंगे, 2,25,000 का 15% निकालेंगे, 2,25,000 का 15%, सॉरी, तो 2,25,000 का 15% लगा, 2,25,000 गुणे 15% तो कितना आ गया, 33,750। कितना आया, 33,750 रुपए आया। और इस प्रकार टोटल टैक्स डिडक्शन कितना आ गया, 20,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया, और उसके बाद 33,750 ये आ गया। तो जोड़ दिया, 20,000 जोड़ दिया, और 40,000 प्लस कर दिया, और 33,715 ये भी प्लस कर दिया। ठीक है ना, तो टोटल जोड़ के कितना आया, 93,750 रुपीज पर एनम आपसे सरकार यहाँ पर टैक्स डिडक्ट करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया को 93,750 रुपए, जिसकी सालाना आय 15 लाख रुपए बन रही है, उसकी यहाँ पर इतना टैक्स डिडक्शन होगा। जब भी आपका फॉर्म 16 निकलता है, वे सैलरी होगी गवर्नमेंट सर्विस कर्मचारी है या आपके प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस है उनका फॉर्म 16 निकलता है, तो फॉर्म 16 निकल के आप देखना उनकी जो महीने सालाना जो आपकी निकलती हर महीने पे स्लिप, और सालाना जो है आपकी एक फॉर्म 16 निकलता है। फॉर्म 16 में पूरा डेटा निकल के आता है, उस डेटा के अंतर्गत जो है आपका टैक्स डिडक्शन इस प्रकार से होगा। अब जरूरी नहीं होगा कि इस प्रकार से टैक्स डिडक्शन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के अंतर्गत भी काम करने वाले वे हमारे देशभक्त जो यहाँ पर उनको कई प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं, कई प्रकार के उन्होंने बीमाएं की होती है, प्रीमियम किया होता है, उन चीजों में आप टैक्स को रिबेट कर सकते हो, छूट पा सकते हो। वे मेरे भाई जो यहाँ पर देश में सेवा दे रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी और डीएससी के अंतर्गत या कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वे सभी लोग यहाँ पर, असम राइफल, तो ये सभी लोग जब यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर उनके रिक्स अलाउंसेस होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, 18,000 15,000 से ऊपर वो सर्व करते हैं। तो हो सकता है जो लोअर रैंक से होता है, पीबी पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक बोलते हैं, उनको यहाँ पर टैक्स करने की चिंता नहीं है, उनको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर एंड जेशियो एंड जो रैंक होते हैं उनको टैक्स पड़ने की यहाँ पर है। जब वो भी कुछ ऐसे जो नीचे वाले हैं, ऑफिसर से नीचे आते हैं, उनको यहाँ पर फील्ड में जाने पर टैक्स पड़ सकता है, लेकिन वो टैक्स में डिडक्ट पा सकते हैं, क्योंकि उनको रिस्क हार्डशिप अलाउंस से, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म इलाके में उनको जो है यहाँ पर टैक्स में डिडक्ट पाया जा सकता है। हाउस लोन लेते हैं उसमें भी टैक्स पा सकते हैं। तो तमाम तरीके होते हैं टैक्स में छूट पाने के, अपना घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब जो है यहाँ पर मिडिल क्लास के अब ये अंदाजा लग रहा है कि जिसका 2025-26 में यहाँ पर बजट पेश किया, उससे ये पता लग रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार, यानी कि ई रिक्शा चलाने वाला भी आज के दिन में जैसे बोल रहे थे कि हम मध्यम वर्गीय परिवार या इस प्रकार के जिसको 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए वाली मिल रही, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार बोल रहे थे कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। नहीं, अब परिभाषा डिफरेंस हो गई है। अब ये समझो कि आप मध्यम वर्गीय परिवार के, जो जिसने समाजशास्त्र पढ़ रखी, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ रखी, उसको पता होगा कि एक होता है लोअर मिडिल क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है अपर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के भी 3 डिवाइडेड हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो इस प्रकार अब परिभाषा समझ में आ चुका होगा। अब 12 लाख से जो नीचे वाले लोग हैं उनको ये समझो कि वो मध्यम वर्गीय परिवार में अब अपने आप को काउंट नहीं करना है। 12 लाख से ऊपर जो वाले होंगे वो सब मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं, और 12 लाख से नीचे नहीं आने वाले, 12 लाख से नीचे आने वाले वो सब मध्यम वर्गीय परिवार में अब काउंटर नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, जो भी समझते हो आप। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार से आपने समझ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी। फिर भी डाउट होता तो कमेंट करना है, और हमारे वीडियो को आपने शेयर करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करना है। लेते हैं दोस्तों आपसे विदा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।